कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हम क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पहले इसलिए लिखा है कि आप क्या करो, पहले इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो अच्छा क्या है, सॉल्यूशन देखने से पहले जितना भी आता है, कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि 100% ही सॉल्व करो, उसको उसका 10% ही सॉल्व करो। कुछ नहीं आ रहा है तो बस ए यानी यस आंसर ही लिखो, लेकिन कुछ तो करो। ठीक है, आप क्या करो, पहले इन क्वेश्चन को अपने से ट्राई करो, फिर क्या करो, क्रॉस चेक करने के लिए इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, आप क्या कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको खुद से ट्राई करो। और देखो, हमने फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी देख सकते हो। फिलहाल हम इस क्लास के बारे में बात करते हैं, तो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, साथ साथ सोल्यूशन भी देखते रहेंगे। पहला क्वेश्चन, इवेलुएट डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, जो भी दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। यही हमारे पास इंटीग्रल दे रखा है, लेकिन हमारे पास लिमिट नहीं दे रखा है। तो लिमिट के लिए क्या करेंगे हम, जो एक कंडीशन दिया गया था पॉजिटिव क्वाड्रेंट, और एक क्या दिया गया था, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे कुछ दिया गया था ना। तो ये लेस देन का साइन छोड़ो, इक्वलिटी का साइन देखो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करके क्या करेंगे, पहले हम लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, जब कुछ भी ना दिया रहे, मतलब क्या, जब क्वेश्चन वेरिएबल के टर्म में हो, लिमिट वैल्यू दिया ना हो, तो लोअर लिमिट तो क्या ले लेना, जीरो ले लेना। लोअर लिमिट क्या ले लेना, जीरो ले लेना। और अपर लिमिट निकालने के लिए इस इक्वेशन को यूज करो। यहाँ पे क्या करो, y का वैल्यू निकालो, तो y इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स होगा। अब क्या करो, एक्स का वैल्यू जीरो ले ही चुके हैं, क्योंकि हम लोअर लिमिट जीरो लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू जीरो आ गया। और अपर लिमिट कैसे निकालोगे, यहाँ पे अब y को भूल जाओ। ठीक है, इस इक्वेशन में y को भूल जाओ, क्या दिख रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1, तो अपर लिमिट x का 1 हो गया। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। पहले लोअर लिमिट जीरो, कुछ नहीं दिया है तो लोअर लिमिट जीरो ले लो, और फिर जो भी दिया है उसकी हेल्प से पहले y को फाइंड करो, फिर उसी इक्वेशन में x फाइंड करो, लेकिन अब y को भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ x और y का वैल्यू मिल गया, एक्स इक्वल टू जीरो से 1, वाई इक्वल टू जीरो से 1 माइनस एक्स। तो देखो, पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो लिमिट में क्या दिख रहा है, 1 माइनस एक्स, एक्स का टर्म दिख रहा है, तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सॉरी, इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डी वाई का वाई हो जाने वाला है, तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3 विद इन लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स डी एक्स। बस क्या करो, लिमिट का वैल्यू रखते जाओ, 1/6 आंसर आ जाने वाला है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल। देखो यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, 0 से 2, 0 से अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई। तो देखो, इस बार पहले बताओ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट में x का टर्म दिख रहा है रूट के अंदर, या कुछ भी हो, x का टर्म दिख रहा है, मतलब पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यही हमको दे रखा है, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे x को बाहर ही रख लिया, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। dy का इंटीग्रेशन y हो गया, ये लिमिट रख लिया। अब क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे। तो एक बार क्या करेंगे, अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक बार जीरो रखेंगे, जीरो वाले को छोड़ दो, सिर्फ इतना ही मिला। अब करते क्या है, इसके अंदर 1 ऐड भी करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो यार, 1 ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, 1 जो ऐड किया उसको अलग ही रख लो, सब्ट्रैक्ट वाले को ऐसे लिख लो। ठीक है, तो होगा क्या, ये x माइनस 1 के होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये जो x माइनस 1 है ब्रैकेट के अंदर, उसको t बना लेते हैं, x माइनस 1 को t बना लेंगे। अब इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dx बाई डी एक्स 1 हो गया, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, ठीक है, dt बाई डी एक्स हो गया, मतलब क्या, dt का वैल्यू dx के बराबर आ गया। अब हमने एक वेरिएबल को दूसरे के अंदर चेंज कर दिया, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले x का वैल्यू देखो 0 से 2 जा रहा था, तो x का वैल्यू 0 रखोगे तो t क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये आ गया। फिर x का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 - 1 1, t वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब नए टर्म में लिखो, x - 1 इज इक्वल टू t, मतलब x का वैल्यू t प्लस 1 के बराबर। तो यहाँ जो बाहर वाला x है, यहाँ पे क्या रखोगे, t प्लस 1 या 1 प्लस t, जो भी रख लो। तो -1 से 1 हो गया लिमिट, 1 प्लस टी, और अंडर रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर डी टी हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, फिर रूट को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा। अब डेफिनेट इंटीग्रल के इंपॉर्टेंट रिजल्ट को यूज करते हैं। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल -a to a या फिर dx का वैल्यू कभी तो
टू टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, और कभी तो 0 के बराबर होता है। टू टाइम्स कब होता है? जब हमारे पास फंक्शन इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन जानते हो, कोई भी फंक्शन है उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखें लेकिन रिजल्ट में भी एक्स मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। और ऐसे फंक्शन जो जिसके अंदर एक्स डाला जाए और एक्स को वो बाहर निकाल दे उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर टी की जगह माइनस टी रखेंगे तो माइनस टी का स्क्वायर टी के स्क्वायर की बराबर ही हो जाने वाला है, मतलब ओवरऑल वन माइनस टी स्क्वायर ही बनने वाला है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे भी टी की जगह माइनस टी रखेंगे लेकिन फिर भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, टी की जगह माइनस टी रखेंगे तो एक्स्ट्रा एक माइनस बाहर हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस बाहर हो जाने वाला है, मतलब ये क्या बन गया? ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन का वैल्यू डायरेक्टली 0 के बराबर होता है। डेफिनेट इंटीग्रल में हमने इसके बारे में बहुत बात की हुई है। तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स की हेल्प से इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1/2 साइन इनवर्स टी प्लस टी अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। बस क्या करो, 0 से 1 लिमिट रखो, क्या मिल जाएगा? पाई/2 आंसर मिल जाने वाला है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप आई होप साथ साथ सॉल्व भी कर रहे होगे तो अच्छा होगा। ठीक है, नहीं कर रहे हो तो थोड़ा टाइम ले लो, क्वेश्चन को देख लो और सॉल्व भी करते रहो। ठीक है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे भी है आपका, एक सेकेंड को पानी पिया जाए। यहाँ पे भी आपको लिमिट नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे? इसी वेरिएबल को यूज करेंगे। ठीक है, क्या निकालते हैं? इक्वल, यहाँ पर लेस देन का साइन है, लेस देन के टाइम को साइन को भूल जाएंगे, इक्वल टू का साइन, इक्वलिटी का साइन लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा मान के y का वैल्यू निकालेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वही किया हुआ है, ये इसको यूज कर लिया। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में आया तो इस बार लिमिट, लोअर लिमिट 0 नहीं लेंगे। अगर लोअर लिमिट प्लस माइनस दोनों में आ रहा है यहाँ पे तो लोअर लिमिट 0 नहीं ले सकते। अगर देखो सिर्फ एक टर्म आते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आया था, इसी वाले में किया था ना, हाँ इसी वाले में, शायद नहीं इसके वाले में, हाँ इसी वाले में किया था। यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही टर्म आया था, एक्स प्लस वाई मतलब 1 वेरिएबल में था, तो सिंपली क्या आ गया? y का वैल्यू 1 माइनस एक्स आ गया था, प्लस ही 1 माइनस एक्स आया था, तो इसीलिए लोअर लिमिट 0 लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या, प्लस माइनस दोनों आ चुका है तो लोअर लिमिट ये माइनस वाला हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस वाला हो जाएगा। और सही सेम यहाँ पे देखो, x के लिए क्या करेंगे? y को भूल जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो माइनस 1 लोअर लिमिट प्लस 1 अपर लिमिट हो गया, तो वही रख दिया। अब देखो यहाँ पर रूट के अंदर x वाले टर्म दिख रहे हैं, तो पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को बाहर ही रख लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को बाहर ही रख लिया, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो y³ 3 लिमिट रख देंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर y³ 3 लिमिट रखेंगे तो क्या क्या बन जाने वाला है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट मतलब 1/2 और यहाँ पे 3 तो है ही, मतलब 3/2 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे देखो एक माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, मतलब एक 2 टाइम्स हो गया, तो 2 बाहर कर लेते हैं तो 2/3 बाहर हो जाने वाला है, लिमिट इतना हो जाने वाला है। अब क्या करते हैं? एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब देखो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक वेरिएबल को दूसरे के अंदर चेंज कर दिया, तो एक्स का वैल्यू जब -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन थीटा क्या आएगा? -π/2, और एक्स का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो साइन थीटा क्या आएगा? मतलब साइन 90 आएगा, मतलब π/2 आ जाने वाला है थीटा। ठीक है, तो बस उसी के टर्म में लिखेंगे, 2/3 बाहर ही है, लिमिट -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर और y माइनस साइन स्क्वायर कॉस के अंदर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के पावर 3/2 मतलब क्या, स्क्वायर वाला टर्म कट जाने वाला है, कॉस क्यूब बचेगा और यहाँ पे कॉस पहले से ही है तो cos 4 हो जाने वाला है। अब देखो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन के पावर यम थीटा कॉस के पावर यन थीटा डी थीटा कितने के बराबर होता है? गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 अपान 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए, तो यहाँ पे लिमिट क्या है? -π/2 से π/2 है। लेकिन अभी हमने इसी क्वेश्चन में देखा कि कोई भी इंटीग्रल -a टू ए एफ एक्स डी एक्स 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब आपका फंक्शन इवन फंक्शन हो। तो यहाँ पे कंपेयर करो इवन फंक्शन, कैसे पता चलेगा? जहाँ पे भी थीटा है वहाँ पे माइनस थीटा पुट करो, तो साइन थीटा है, सॉरी स्क्वायर वाला टर्म है, स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 है
तो माइनस अगर पुट करेंगे तो पावर 4 की वजह से माइनस हट जाएगा, मतलब क्या इतना ही मिल जाने वाला है, माइनस गायब हो जाएगा। तो हम क्या कर लिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू में कर लिए, तो यहाँ पे ऊपर 2 था तो 2 इंटू 2 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो तो बस यम और एन का वैल्यू देख लो, यम का वैल्यू कितना है 2 है, एन का वैल्यू कितना है 4 है। तो कंपेयर करो 4/3 बाहर, यहाँ पे m प्लस 1 मतलब क्या है 2 प्लस 1/2, यहाँ पे n की जगह 4 प्लस 1 5/2 और नीचे क्या 2 बाहर है, यहाँ पे m की जगह 2, n की जगह पे 4, 4 2 6 2 8/2 मतलब 4 हो गया। चलो बस इसी को सॉल्व करना है। हम क्या जानते हैं गामा n का वैल्यू n-1 गामा n-1 के बराबर होता है और गामा n का वैल्यू n-1 फैक्टोरियल के भी बराबर होता है। तो पहले क्या ऊपर न्यूमरेटर के अंदर क्या करते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, 4/3 बाहर है, गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1/2, गामा 1/2 लिख सकते हैं, और गामा 5/2 को क्या लिख सकते हैं, गामा 5/2 को लिख सकते हैं, गामा 5/2 में से एक कम करो 5/2 माइनस k1 मतलब क्या 2 1 2 मतलब 3/2 होने वाला है। तो क्या मिलेगा हमको 3/2 और गामा क्या 3/2 मिलने वाला है। अब गामा 3/2 को अभी हमने लिखा था 1/2, गामा 1/2 तो क्या होने वाला है यहाँ पे 3/2 इंटू में क्या 1/2 इंटू में क्या गामा 1/2 होने वाला है। तो देखो यहाँ पे 3 रहेगा, कोई बात नहीं मिस्टेक हो गया, बस यहाँ पे 3/2 1/2 गामा 1/2 इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। अब नीचे देखो 2 है और गामा 4 है, गामा 4 का वैल्यू n-1 फैक्टोरियल के बराबर भी होता है। तो 4 फैक्टोरियल मतलब सॉरी गामा 4 मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर बस याद रखना कि 3 था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो गया, कोई बात नहीं, सब काट पीट दोगे आंसर आपको पाई/24 मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वेट अ मिनट, अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 ना, डिफाइन डिरिचलेट थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल, ठीक है। 3 वेरिएबल के अंदर उसको डिफाइन करना, बस उसका स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ L, M, N are positive, are all positive, then the triple integral x के पावर L माइनस 1, y के पावर M माइनस 1, z के पावर N माइनस 1 dx डिवाइड dz कैसे डिफाइंड है, गामा L गामा M गामा N अपान गामा M L प्लस M प्लस N प्लस 1, जहाँ पे where the integral is extended to all positive values of the variable x y z subject to condition x plus y plus z less than equal to 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल log x plus y plus z dx divided z, the integral extending over all positive values of x y z subjected to the condition x plus y plus z less than 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, तो वही कंडीशन जो दे रखा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। हियर द इंटीग्रल इज एक्सटेंडेड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल log x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डिवाइड डी जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल log x प्लस वाई प्लस जेड एक्स के पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, एक्स के पावर 0 मतलब क्या 1 ही हो जाने वाला है, y के पावर 1 माइनस 1 जेड के पावर 1 माइनस 1 जेड डी एक्स डिवाइड डी जेड। अब इसको लिगुलिस एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, गामा 1 गामा 1 गामा 1 गामा 1 प्लस 1 इंटीग्रल 0 से 1 log u के पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 डी यू के बराबर लिख सकते हैं। हम क्या जानते हैं गामा 1 का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो ऊपर सभी 1 ही है तो 1, नीचे गामा 3 इंटीग्रल 0 से 1 यू स्क्वायर log u डी यू के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है। अब यू स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन मान के इसको इंटीग्रेट कर दो, दो चीज़ें दिख रही हैं, एक यू स्क्वायर एक log u दिख रही है, तो यू स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मार के इंटीग्रेट कर देंगे, फाइनल आंसर मिल जाने वाला है। उसके बाद कुछ है नहीं, -1/18 आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर वेट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रूव दैट व्हेन x एंड y आर पॉजिटिव एंड x प्लस वाई लेस देन h देन डबल इंटीग्रल f डैश x प्लस वाई x के पावर l माइनस 1 y के पावर l dx dy इक्वल टू पाई साइन ln एफ एच माइनस f0, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो जो गिवन इंटीग्रल है वो क्या दे रखा है, आई इक्वल टू उसके बराबर आई के बराबर मान लेते हैं, डबल इंटीग्रल एफ डैश एक्स प्लस वाई एक्स के पावर एल माइनस 1 वाई के पावर क्या था 1 था, उसको क्या लिख लेते हैं एल माइनस 1 के बराबर डी एक्स डी वाई, जहाँ भी एक्स प्लस वाई 0 से 1 के एच के बीच में आ रहा है। अब लियोलिस एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम की हेल्प से
इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, इसको आपका गामा है 1, गामा 1 माइनस यल, गामा यल प्लस 1 माइनस यल, इंटीग्रल 0 से एच एफ डैश यू, यू के पावर यल प्लस 1 माइनस यल माइनस 1 डी यू के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये क्या हो गया, गामा यल, सॉरी यहाँ पे गामा 1 ही है, यल नहीं है, और क्या गामा 1 माइनस यल गामा 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब कि इसका वैल्यू कितने के बराबर आ गया, पाई अपान साइन पाई एल के बराबर। हमने गामा फंक्शन के अंदर इसका रिजल्ट भी देखा हुआ है। और क्या, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट 0 से यस, तो ये एक बार एच आएगा, एक बार 0 आएगा, ये तो प्रूफ ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इफ नहीं, find the parameter of the loop of the curve 3ay square is equal to x square a minus x। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 भी देख लो। ठीक है, बार बार आप रिटर्न नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द एस्टेरॉइड y x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3। फिर क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इंटरेस्टिंग इक्वेशन ऑफ द इक्विएंगुलर स्पाइरल p इक्वल टू r sin अल्फा। Question number 10, find the surface generated by the revolution of an arc of the catenary y equal to c cos hyperbolic x by c about the x axis। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, कर्व 3a y स्क्वायर, वेट अ सेकेंड, हाँ 3a y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स दे रखा है। इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। कर्व क्या है, ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 0 मिलेगा, और x इक्वल टू एक बार a मिलने वाला है, क्योंकि सो दैट लूप लाइज बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 जिसको बनाया था हम, इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब dy बाई डी का वैल्यू इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, फॉर्मूले में हम क्या यूज करते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यूज करते हैं, तो उसका वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। तो पहले ये इतने के बराबर हुआ। अब क्या करते हैं हम, देखो क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो 3a y स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, 3a y स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या करते हैं, 36a स्क्वायर y स्क्वायर है ना, तो इसको 3a y स्क्वायर अलग कर लेते हैं, 12a अलग कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, 3a y स्क्वायर की जगह क्वेश्चन से वैल्यू यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे हम, 12a अलग ही रहने दो, एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स क्वेश्चन से यूज कर लेंगे। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो लास्ट में हमको आंसर क्या मिल जाने वाला है, देखो यहाँ के बाद इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, तो फिर 4a माइनस 3x का होल स्क्वायर अपॉन 12a a माइनस एक्स के बराबर मिल जाएगा। मतलब क्या, जो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लूप होगा वो क्या, 2 गुना होगा लेंथ ऑफ द हाफ ऑफ द लूप लाइंग अबव एक्स एक्सिस के, क्योंकि क्या है हमारे पास ग्राफ सिमेट्रिकल है, मतलब कि जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो एक साइड का कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो पूरा लेंथ आ जाने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड, तो क्या हो गया, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करना जानते ही हो, बस क्या करो, पहले 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, ये मिल गया। बस क्या करो, इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 4a/√3। ठीक है, फिर क्या, एस्ट्रॉइड वाला कोई क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो एस्ट्रॉइड क्या दे रखा है, x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3। तो देखो यार, एस्ट्रॉइड कुछ ऐसा फिगर होता है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तो हल्का सा ऐसे झुका होता है, स्क्वायर हल्का सा ना ऐसे कर्व होता है, हल्का सा ऐसे झुका होता है, लेकिन क्या सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ऊपर नीचे चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिकल होता है, स्क्वायर की तरह नहीं, हल्का सा ऐसे ऐसे झुका होता है ऐसे। हाँ, अब अच्छा कुछ बन रहा है। ठीक है, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, एस्ट्रॉइड क्या है, चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिकल है, तो हम किसी भी एक साइड का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा लेंथ आ जाने वाला है। ठीक है, जो इक्वेशन दे रखा है उसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स के पावर 1/3 मिल जाने वाला है। तो वही बोला, किसी एक साइड का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरा लेंथ मिल जाएगा कर्व का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का वैल्यू। तो बस सिंप्लीफाई किया
और देखो ये क्वेश्चन से हमको क्या मालूम है, एक्स के पावर 2/3 प्लस वाई के पावर 2/3 का वैल्यू ए के पावर 2/3, तो ए के पावर 2/3 यहाँ पे यूज कर लिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ए के पावर 2/3 तो बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर है तो सिंपली 1/3 बाहर निकलेगा, ए के पावर 1/3 बाहर निकलेगा। और ये नीचे क्या था, एक्स के पावर 1/3, इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्स के पावर -1/3, इसी को इंटीग्रेट कर लो, 6a आंसर मिल जाएगा लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो कोई जो इक्वेशन दे रखा है पैरेलल फॉर्म के अंदर है, p = r sin अल्फा। इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बना के पहले r के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो dp/dr कितना हो जाएगा, sin अल्फा के बराबर। r के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, sin अल्फा कांस्टेंट है। और वो क्या होता है, ds/dy, मतलब क्या, r dr/dp के बराबर। तो r dr/dp मतलब क्या, dr/dp का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, उल्टा कर लेंगे तो वो वैल्यू मिल जाने वाला है। तो r sin अल्फा मतलब r cosec अल्फा के बराबर मिल जाएगा। इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2 बना लो। अगर हम क्या करते हैं, आर्क लेंथ, इफ मेजर द आर्क लेंथ यस फ्रॉम द पॉइंट r = 0 से अगर मेजर करते हैं तो जो आर्क का डायरेक्शन होगा वो क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगेगा, मतलब क्या, बढ़ने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से r के बीच में r dr/√r² - p² को। अब r² यहाँ पे है, p² का वैल्यू इक्वेशन नंबर यहाँ से यूज कर लो 1 से, r² sin² अल्फा, सिंप्लीफाई करोगे तो r0 से r sec अल्फा dr के बराबर मिल जाएगा। अब हम क्योंकि r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो sec अल्फा बाहर हो जाने वाला है, सिंपली dr को इंटीग्रेट करेंगे तो r sec अल्फा मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड, एक सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या, r हट जाने वाला है, तो क्या मिल जाएगा हमको, cot अल्फा डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। आप क्या करते हैं, ds/d मतलब क्या, ds/s का वैल्यू क्या मिल गया, cot अल्फा, d अल्फा को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो, तो अब क्या दिख रहे हैं हम, इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं, अरे यार कहाँ गया, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ds/s मतलब log s हो जाने वाला है। और राइट में देखो cot अल्फा कांस्टेंट होगा, d फाई का फाई हो जाने वाला है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log a मिलेगा, जहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये मतलब क्या, अगर हम इसको इधर ला देते हैं, अगर log a को इधर लाते हैं तो क्या बनता है, log s माइनस log a, मतलब log a या माइनस log b बन रहा है, मतलब log a/b हो जाएगा, तो log s/a हो गया, इज इक्वल टू फाई cot अल्फा। मतलब अगर यस का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a e के पावर फाई cot अल्फा, जो क्या है, रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन है कर्व का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जो कर्व था उसका इक्वेशन y = c cos हाइपरबोलिक x/c है। इसको क्या, x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या मिल जाने वाला है, sin हाइपरबोलिक x/c मिल जाएगा। अब ds/dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब क्या, √1 + dy/dx होल स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos हाइपरबोलिक x/c मिल जाएगा। इफ द आर्क बी मेजर्ड फ्रॉम वर्टेक्स, अगर x = 0 से आर्क का लेंथ मेजर करते हैं कोई एक पॉइंट x y की तरफ, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड सरफेस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट कैसे निकलेगा, इंटीग्रल x = a से 0 2 पाई y ds/dx dx से क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे तो ये आपका कितने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पाई 0 से x c cos हाइपरबोलिक x/c, और क्या, cos हाइपरबोलिक x/c dx के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो ये 2 टाइम्स हो जाने वाला है, तो क्या हो गया, ये पाई c बाहर ही कर दो, कांस्टेंट है, 0 से x 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c dx के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करो, टू cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c का फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि 1 + cos हाइपरबोलिक 2x/c के बराबर हो जाने वाला है। बस क्या करो, उसको सिंप्लीफाई करो, लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा पाई c x + c sin हाइपरबोलिक x/c cos हाइपरबोलिक x/c। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर आपको और भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ठीक है।